कैसे हैं आप। आज का हमारा पाठ है बनारस भाग 2। इससे पहले आप बनारस कविता जो है वो आधी पढ़ चुके हैं। आज हम इसको पूरा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बनारस। बनारस कविता जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई कविता है और इसमें बनारस की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वहाँ के लोगों की आस्था, विश्वास आदि का वर्णन किया गया है। तो पढ़ते हैं आगे। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना की घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। इसे कुछ कठिन शब्द देखिए, जैसे सही सांझ। सही सांझ का मतलब होता है शाम की शुरुआत, और आलोक कहते हैं प्रकाश को। तो आइए इसको समझते हैं आप कि यहाँ पर जो है कवि जो है बनारस की सुंदरता का वर्णन कर रहा था और बनारस के बारे में बता रहा था कि कैसा है बनारस शहर। तो अगर आप बनारस शहर को देखना चाहते हैं तो कवि क्या कहते हैं कि कभी सही सांझ यानी शाम की शुरुआत में बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कि आप कभी अचानक से इस शहर में चले जाइए जब शाम की शुरुआत हो रही हो, तो उस समय कैसा माहौल होता है कि शाम के समय आरती की तैयारी हो रही होती है, क्योंकि हर शाम को वहाँ पर गंगा जी की आरती होती है और आरती के समय धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर दिए जलते हैं, बहुत सारे मंत्रोच्चारण होता है और आरती होती है। तो आरती के समय बहुत सारे लोग गंगा के किनारे खड़े होते हैं। तो गंगा में जो है दीपों की जो पंक्ति है वहाँ पर जल रही होती है, उसकी जो रोशनी है वो गंगा नदी में दिखाई देती है। तो ये सब जो अद्भुत बनावट है, इसको अगर अचानक से देखते हैं तो हमें लगता है कि इसकी बनावट तो वाकई बहुत अद्भुत है। अद्भुत यानी अनोखी है, तो कुछ अलग ही है इसकी बनावट बनारस शहर की। और हमें क्या लगता है कि यह आधा जल में है, कि अगर हम देखते हैं इतनी सारी भीड़ जो है गंगा के किनारे, तो हमें लगता है कि आधा जो बनारस है वो तो जल में ही समा गया है। इतनी सारे लाइटें, इतना सारा प्रकाश जब हम देखते हैं पानी के अंदर, तो हमें लगता है कि आधा बनारस तो यहीं पर समाया हुआ है और आधा मंत्र में, जो उस समय वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, हर तरफ मंत्रों की आवाज़ आ रही है, सब लोग आरती कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आधा बनारस तो मानो मंत्रों में समाया हुआ है। आधा फूल में है, फूल में यानी कि सभी लोग जो है फूल मालाएं लेकर आते हैं आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए फूल मालाएं लेकर आते हैं। तो ऐसा लगता है मानो आधा बनारस तो जो है वो फूलों में ही है। और आधा शव में, शव कहते हैं डेड बॉडी को। तो वहाँ पर जैसे आपको पहले भी बताया था, लोग जो है शव को वहाँ पर जलाने के लिए आते हैं गंगा के किनारों पर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को यह मानना है कि बनारस शहर में जो वहाँ पर गंगा के किनारे है, और क्योंकि वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है, तो वहाँ पर लोगों को जलाने में उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो डेड बॉडी को लेकर, शव को लेकर वहाँ पर जाते हैं जलाने के लिए। और वहाँ पर जो भीड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो आधा बनारस तो यहाँ पर शव में ही है। आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखूं तो यह आधा है और आधा नहीं है। कि आधा जो है वो नींद में है, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। सोए हुए से मतलब क्या है कि उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो इन परंपराओं को, इन रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग आधुनिक हैं। तो आधुनिक लोग जो हैं वो आजकल के मॉडर्न ज़माने के जो हैं वो इन चीज़ों में आस्था नहीं रखते हैं, तो वो इन सब से बेखबर हैं, सो रहे हैं। तो आधा बनारस ऐसा लगता है कि नींद में है और आधा जो है वो शंख में है। तो उस समय जो है आरती के समय शंख भी बजाया जाता है। तो शंख की ध्वनि से भी ऐसा लगता है कि मानो आधा बनारस तो जो है वो शंख में ही समाया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि यह आधा है और आधा नहीं है। यानी कि आधा होने से मतलब क्या है कि यह हमें ऐसा एहसास कराता है कि बनारस कभी तो ये अपने होने का एहसास कराता है और कभी ना होने का, कि ये एक स्वप्न की तरह है। ये शहर एक, जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में हमें क्या लगता है कि मानो
लगता है कि सब सपने में हम कुछ देख रहे हैं और जब आँख खुलती है तो लगता है कि सब कुछ गायब हो जाता है। तो उसी तरह से ये शहर कभी तो ये दिख लगता है कि हाँ ये बनारस शहर है और अभी तक ये पुरानी परंपराओं के हिसाब से चल रहा है, और कभी ये ना होने का एहसास कराता है। तो ये बनारस जो शहर है ये आधा है और आधा नहीं है, यानी कि होना और ना होना इसकी विशेषता है। अब आगे देखते हैं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। देखते हैं इससे कुछ कठिन शब्द। स्तंभ कहते हैं खंबे को, खंबा यानी पोल आप सब जानते हैं, और थामे यानी पकड़े हुए है। अलक्षित, अलक्षित यानी जिसको हमने देखा नहीं है, ना दिखने वाला, अज्ञात है, हमें पता नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है। अर्घ्य कहते हैं जल अर्पित करना, सूर्य को जल चढ़ाते हैं जो, उसको कहते हैं अर्घ्य। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, कि बनारस जो है अपने जिसे होने और ना होने का एहसास कराता है। तो उसमें कह रहे हैं कि जो वो खड़ा है, जो बनारस शहर हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है, बिना किसी स्तंभ के खड़ा हुआ है, यानी कोई खंभे नहीं है जिसके सहारे वो खड़ा हुआ है। जिस तरह एक इमारत होती है, कोई बिल्डिंग होती है, तो उसको खड़े करने के लिए, उसको छत बनाने के लिए हमें क्या होता है, खंभे बनाने पड़ते हैं, और खंभे के सहारों पर वो छत टिकी होती है। तो उसी तरह से वो शहर किसके सहारे टिका हुआ है, वो अपने किसी भी दिखाई देने वाले स्तंभ नहीं हैं। कैसे स्तंभ हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वही मान लो उनके स्तंभ हैं, और उन्हीं के सहारे वो बनारस शहर जो है वो खड़ा हुआ है, और जो नहीं है उसे थामे हुए है। आज भी ऐसा है कि उसने उन परंपराओं को थाम रखा है, जो आज भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं पुराने रीति रिवाजों को थामे हुए हैं, उनको अपनाए हुए हैं। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, कि ऐसा लगता है कि ये कौन से स्तंभों के सहारे खड़ा है, ये बनारस शहर कौन से खंभों के सहारे खड़ा हुआ है। तो वो खंभे कौन से हैं, राख और रोशनी के, कि वहाँ पर जो पूजा होती है, जो दीपक जलते हैं, उनकी जो राख होती है, और जो रोशनी होती है, उनके मानो ऊंचे ऊंचे खंभे बन गए हैं। कि गंगा के जल में उन लाइट्स के जो है प्रकाश जो है जो पड़ता है, तो दीपक का जो प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वो खंभे की तरह वो प्रकाश दिखाई देता है। तो उनके सहारे जो है वो बनारस शहर खड़ा हुआ है। और आग के स्तंभ, जो दीपक जल रहे हैं, वो जो दीपक हैं, वो आग जो है वो भी ऐसा लगता है कि मानो एक स्तंभ है जिसके सहारे बनारस शहर खड़ा हुआ है। और पानी के स्तंभ यानी गंगा नदी है वहाँ पर, और गंगा नदी तो कितनी पवित्र है ये सब आप जानते ही हैं, कि गंगा नदी के कारण ही लोग वहाँ पर जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, वहाँ पर स्नान करने के लिए। लोग मानते हैं कि गंगा नदी में नहाने से सारे पाप मानो धुल जाते हैं। तो एक गंगा नदी है जो एक स्तंभ की तरह, एक खंभे की तरह है, जिसके सहारे जो है बनारस शहर खड़ा हुआ है। धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। और कौन कौन से स्तंभ हैं, धुएं के स्तंभ, यानी जो दीपक वहाँ पर जल रहे हैं, जो अगरबत्तियाँ वहाँ पर जल रही हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है, एक वो भी स्तंभ है जो उसको थामे हुए है। और खुशबू, जो उन अगरबत्तियों से जो खुशबू निकल रही है, जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, वो भी स्तंभ हैं। और आदमी के उठे हुए हाथ, की आरती के समय जब सब लोग जो हैं हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़कर आरती करते हैं, तो वो भी मानो एक खंभा बन जाते हैं। और ये सब खंभे मिलकर बनारस शहर को थामे हुए हैं, और उसको आज भी वैसा का वैसा ही बनाए हुए हैं जैसा वो पहले था। और इन सब को देखकर कैसा लगता है कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, कि लोग जो ऊपर करके खड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है मानो किसी अलक्षित सूर्य को, अलक्षित यानी शाम का समय है, सूरज छिप रहा है, तो ऐसा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे सूरज को मानो वो
अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देना यानी जल अर्पित करना, कि गंगा से जल लेकर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सूर्य को अर्पित करते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी अलक्षित सूर्य को, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। कि शताब्दियों से यानी कई 100 सालों से, एक शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय, और शताब्दियों से यानी कई 100 सालों से ये जो शहर है इसी तरह से गंगा के जल में खड़ा हुआ है। यानी कि हमेशा ही यहाँ पर इसी तरह से आरती होती है और इसी तरह से जो है यहाँ पर लोगों की आस्था जो है उसी तरह से बनी हुई है। अब अभी भी लोग गंगा के जल को पवित्र मानते हैं और उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये शहर जो है अपने ऐसा लगता है मानो अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ है और उसको अपनी दूसरी टांग की बिल्कुल भी खबर नहीं है। उससे वो बेखबर है, अनजान है, उसको उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। तो वो एक टांग कौन सी है, वो आधुनिकता की टांग है। जिस टांग पर ये खड़ा हुआ है वो क्या है, उनकी परंपराओं की, उनकी आस्था की, उनकी श्रद्धा की, उनके विश्वास की टांग है, जिस पर वो बनारस शहर खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी जो टांग है वो आधुनिकता की टांग है। यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और जो इन विश्वासों को, इन आस्था को नहीं मानते हैं, वो अपना आजकल के ज़माने में जीते हैं और वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। वो आज भी अपने घर में सोए हुए हैं, वो इन सब चीज़ों से बेखबर हैं। तो आधा जो बनारस है वो ऐसा भी है जो आधुनिकता को मानता है, और आधा बनारस ऐसा है जो आज भी पारंपरिक चीज़ों को मानता है, उन पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, और उसी के सहारे जो बनारस शहर है वो खड़ा हुआ है। और दूसरे टांग की उसको, दूसरे पैर की उसको बिल्कुल भी खबर नहीं है कि वो भोग विलास में डूबा हुआ है, वो फैशन की दौड़ में भाग रहा है, तो उसको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसा है ये बनारस शहर जो आज भी अपने पूजा के कारण, अपनी आस्था के कारण टिका हुआ है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम ये बताते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि बनारस को पहले शिव नगरी काशी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर मरने पर स्वर्ग मिलता है, ऐसी मान्यता के कारण यहाँ लोगों की आती जाती भीड़ का कलात्मक वर्णन है। क्योंकि ये काशी नगरी माना जाता है, शिव जी की नगरी मानी जाती है, और आपको बताया है कि यहाँ पर गंगा नदी भी है। तो इन सब कारणों से लोगों को लगता है कि यहाँ मरने पर स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग जो हैं बहुत भारी मात्रा में आते जाते रहते हैं। तो उसी भीड़ का कलात्मक वर्णन कवि ने किया है। दूसरी बात, बनारस के धीमी गति से चलने वाले जीवन को बनारस की विशेषता और उसका बनारसीपन कहा गया है। कि बनारस शहर में जैसे आपको बताया था कि कोई भागदौड़ नहीं है, हर काम धीमी गति से होता है, और यही उसका बनारसीपन है। यानी कि इसी विशेषता ने उसको बनारस बनाया हुआ है, उसी की विशेषता और उसको बनारसीपन कहा गया है, और उसी विशेषता का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले आती है भाषा, और इसकी भाषा कैसी है, सरल है, सहज है, भावपूर्ण है, और उसमें सुंदर अभिव्यक्ति है। यानी कि आप पढ़ते हैं तो उसको आसानी से आपको समझ में आती है, इतनी सरल भाषा में, इतनी सहज भाषा में और भावपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है कि आप उसमें खो जाते हैं। दृश्य बिंब उपस्थित है। दृश्य बिंब यानी कि एक दृश्य कहते हैं सीन को, और जब आप इस कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने वो सीन सारा एक बन जाता है कि किस तरह से गंगा के किनारे आरती हो रही है, किस तरह से लोग खड़े हुए हैं, किस तरह से दीपक जल रहे हैं। तो इसलिए इसको दृश्य बिंब कहा जाता है कि इसमें दृश्य बिंब है, यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा उपस्थित हो जाता है। अतुकांत शैली में छंद मुक्त रचना है। अतुकांत शैली यानी कि राइमिंग वर्ड्स नहीं है, इसके दोनों कविता की जो लाइनें हैं उनमें अंत में राइमिंग वर्ड्स नहीं है जो एक दूसरे से मैच होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अतुकांत। जिसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो तुकांत होती हैं, और जिसमें नहीं होते वो होती है अतुकांत। तो अतुकांत शैली में छंद मुक्त रचना है, इसमें कोई छंद नहीं है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशीलता की झलक मिलती है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कवि की दृष्टि जो है, इसकी जो नज़र है कितनी सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उसने नोटिस किया है, और उसकी संवेदनशीलता
कि कैसे वो उन सब चीज़ों को महसूस करता है, दूसरे लोगों के भावों को समझता है कि किस तरह से इसने भिखारी को, बंदरों को किस तरह से देखा है। अब देखते हैं अलंकार। सही सांझ अचानक आता, इनमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि स और अ की आवृत्ति हुई है। धीरे धीरे तथा ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक शब्द को बार बार कहा गया है। तथा पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास कहते हैं जो उल्टी बात की जाती है, विपरीत बात की जाती है। जैसे पत्थर और मुलायम, पत्थर कभी मुलायम होता है? नहीं होता है। तो इसलिए विरोधी बात की गई है कि इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप आगे की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।